नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को हम नहीं देखते, आपके उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी को सीरियल वाइज यहां पर कवर कर लेते हैं, जिससे आप चीजों को लिंक करके भी पढ़ सकें। यह हमारी इस सीरीज की 109वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है। देखिए, जो खैर वृक्ष है इसको लेकर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तराखंड में पूछा गया था कि जो हमें कत्था प्राप्त होता है वह किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो कत्था हमें इसी खैर वृक्ष से प्राप्त होता है और खैर वृक्ष आपका उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है। ऑप्शन सी पहले का आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक गृह मंत्री के समकक्ष था। विदेश मंत्री तो बहुत बार पूछा गया है पेपर में, विदेश मंत्री दबीर होता था, ठीक है। यहां पर आपसे आधुनिक गृह मंत्री पूछा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वाक्यनवीस जो शिवाजी के अष्टप्रधान में होते थे वो गृह मंत्री के समान होता था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के जो 8 प्रमुख मंत्री होते थे उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। पेपर में इनको लेकर बहुत बार प्रश्न आते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान को देख लेते हैं। सबसे पहले है मजूमदार जो अमात्य कहलाते थे, ये वित्त मंत्री होता था। हो सकता है अभी तक तो विदेश मंत्री आता है, गृह मंत्री आ गया, अगली बार वित्त मंत्री पूछ ले, वो मजूमदार होता था या जिसे अमात्य कहा जाता था। इसके बाद होता था सुमंत या दबीर। इसे कुछ जगहों पर दबीर भी कहा गया है, सुमंत भी इसे ही कहा जाता था और ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था, यानी यह विदेश मंत्री होता था। तो कई बार आएगा शिवाजी के मंत्रिमंडल में दबीर कौन होता था, सुमंत कौन होता था, ये आपके विदेश मंत्री होते थे, ठीक है। सुरुनवीश या चिटनीस या सचिव, ये तीनों अलग अलग नाम हैं। ये पत्रचार विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। पेशवा यानी जो प्रधानमंत्री होता था, अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, ठीक है। वाक्यनवीस ये आधुनिक गृह मंत्री होता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख। सेनापति या जिसे सर ए नौबत लिखा गया है ये सेना का प्रमुख होता था। और पंडित राव या जिसे सद्र भी कहा गया है ये धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। तो ये अष्टप्रधान है, कौन किस विभाग से संबंधित है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रहसन की रचना करी है। उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है, पल्लवों को लेकर मतविलास प्रहसन, यह रचना महेंद्र वर्मन प्रथम की है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर हम पल्लव शासकों की बात करते हैं, पल्लव वंश की बात करते हैं, इनका संस्थापक सिंह विष्णु था। क्वेश्चन आएगा पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के द्वारा 565 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना करी गई। इनकी राजधानी कहां थी, इनकी राजधानी कांची में थी, यानी कांचीपुरम में थी। कांची आपके वर्तमान तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। इसी सिंह विष्णु का जो उत्तराधिकारी था वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन की रचना करी और इसी ने एक काफी फेमस उपाधि धारण करी, चैत्यकारी की उपाधि। किस पल्लव शासक ने धारण करी, आपके महेंद्र वर्मन प्रथम। पल्लवों के बारे में हमने पढ़ा है कि जो पल्लवों का सबसे शक्तिशाली राजा था वो नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। क्वेश्चन आएगा पल्लव और चालुक्यों के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ किसके काल में शुरू हुआ, तो आप महेंद्र वर्मन प्रथम को ही टिक करेंगे और उस संघर्ष का अंत पुलकेशिन द्वितीय को हराकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कौन सी घटना कब हुई, तिथि सहित आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रारूप समिति की नियुक्ति की बात कर रहा है। प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था।
भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। यहां पर तो आप वर्ष देखकर ही इनके क्रम में लगा देंगे कि सबसे पहले आपका चौथे नंबर पे आएगा, फिर 1, फिर आपका 2 और फिर 3। 4, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ जगहों पर आपको एक ही वर्ष की सारी घटनाएं दे देता है, यहां चारों के चारों इतनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, इनकी डेट डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आपको डेट सहित याद होना चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को किसमें संकलित किया गया है? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनके जो दर्शन से संबंधित विषय हैं यानी जो इनके दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनको किसमें संकलित किया गया है? उनको संकलित किया गया है अभिधम्म पिटक में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहे जाते हैं, ठीक है। 3 पिटक हैं जिनको त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में कई बार हमने देखा है संघ संबंधी नियम, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए जो जो नियम हैं और बौद्ध भिक्षु भिक्षुओं को जो जो नियमों का पालन करना होता है, उन सब का संकलन विनय पिटक में है, ठीक है। तो बौद्ध संघ के नियम किसमें है? विनय पिटक में। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के सिद्धांत हैं और उनके उपदेश हैं। सिंपल, इसमें इनके उपदेशों को संकलित किया गया है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के। और जो उनके दार्शनिक सिद्धांत हैं वो अभिधम्म पिटक में हैं। तो तीनों, अभी तक सिर्फ क्वेश्चन ऐसे आता था यह किस धर्म से जुड़े हैं, त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है, तीनों पिटकों का संकलन कब कब किया गया। जो पहले 2 पिटक हैं, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये आपके पहली बौद्ध संगति में संकलित किए गए और अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगति में संकलित हुआ। पहली में नियम है, दूसरी में उपदेश, तीसरी में दार्शनिक सिद्धांत। ये भी अब पूछे जाने लगे हैं कि कौन से पिटक में किसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आदिल शाह को फर्जंद यानी पुत्र की उपाधि दी थी? यह भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, आदिल शाह बीजापुर का राजा था और इसको पुत्र की उपाधि यानी इसे पुत्र के रूप में माना जहांगीर ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1617 में मुगलों और अहमदनगर के बीच में संधि होती है। जो बीजापुर का राजा था, इस संधि से वो काफी ज्यादा खुश होता है और जहांगीर को काफी सारे उपहार खुर्रम के जरिए यहां पर दिलवाता है या उसके पास भेजता है। इसी से प्रश्न होकर जहांगीर आदिल शाह को पुत्र यानी फर्जंद की उपाधि और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस वर्ष में प्रकाशित की थी? देखिए, सत्यार्थ प्रकाश काफी फेमस किताब है। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? पेपर में पूछा गया है, हिंदी में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। इसे कब प्रकाशित किया गया यानी किस वर्ष की ये किताब है? यह आपके 1875 में लिखी गई किताब है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1875 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। मुंबई के माणिक चंद्र वाटिका में उन्होंने स्थापना करी थी। लोकेशन भी अब पूछने लगा है। उद्देश्य क्या था आर्य समाज की स्थापना का? वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। नारा दिया गया एक, वेदों की ओर लौटो। यह नारा भी किसका था? दयानंद सरस्वती का था, आर्य समाज का था, ठीक है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं को जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर के। एक और क्वेश्चन आता है, इनके बचपन का नाम बताइए। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी 1875 में। इसके अलावा वेद भाष्य भी इन्हीं की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, इस चीज को भी याद करेंगे। और एक फेमस स्टेटमेंट कि अच्छा शासन सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता, ये किसका है? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती का है, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत को, जो ये स्टेटमेंट था, अच्छा शासन सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता, इसी किताब में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिकतर स्मृतियां पद में लिखी गई हैं, निम्न में से कौन सी गद में लिखी गई हैं? देखिए, कई सारी स्मृतियां हैं। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अधिकांश जो हमारी स्मृतियां हैं वो सारी पद के रूप में लिखी गई हैं, लेकिन जो विष्णु स्मृति है यह आपके गद रूप में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है, एसएससी में पूछा गया है। एक और चीज यहां पर ध्यान करने वाली है जो पेपर में आई है,
सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है मनुस्मृति। ये सबसे प्राचीन है और सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी। जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, पुष्यमित्र शुंग के काल में इसकी रचना होती है। बाकी की जो स्मृतियां हैं उनकी रचना गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। यहां पर तो लिखने का तरीका पूछा गया, हो सकता है अगली बार टाइम पीरियड पूछ ले। तो सबसे प्राचीन सबसे प्रमाणिक मनुस्मृति शुंग काल की, और बाकी की सारी स्मृतियां आपके गुप्त काल में लिखी गई। ठीक है, विष्णु स्मृति के अलावा बाकी की जितनी स्मृतियां हैं सारी की सारी पद रूप में है, श्लोकों के रूप में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा किस देश से दिया था? क्वेश्चन आता है। देखिए, 3 देशों में प्रमुख तौर पर ये गए थे। सिंगापुर भी गए थे, म्यांमार गए थे, जर्मनी गए थे, जापान गए थे। उन देशों में क्या क्या चीजें इन्होंने करी उनको लेकर क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 से 4 देशों में गए थे। सबसे पहले जय हिंद का नारा, क्वेश्चन तो आता है जय हिंद का नारा किसने दिया? आप कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। कब दिया और कहां से दिया, यह क्वेश्चन आता है। 1941 में जब वो जर्मनी पहुंचे, जर्मनी से पहुंचकर उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी में इन्होंने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना वहां पर बनाई थी। वही सैनिक जब आपस में मिलते थे तो अभिवादन के तौर पर जय हिंद का इस्तेमाल करते थे। यह नारा वहीं से सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस देश से कहा? रंगून से कहा था। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने एक अस्थायी सरकार का भी गठन किया था। जो भारत की अस्थायी सरकार थी वो कहां से किया? वो उन्होंने सिंगापुर से किया था। राष्ट्रीय आंदोलन वाली वीडियो में हमने सारी घटनाओं को तिथिवार वहां पर कवर किया है। ठीक है, कि कैसे ये भारत से जर्मनी गए, फिर जापान गए, सिंगापुर गए और फिर आए रंगून में। ठीक है, नेक्स्ट है, वेवेल योजना की घोषणा कब की गई थी? देखिए, वेवेल योजना काफी महत्वपूर्ण योजना थी और इसकी घोषणा 14 जून 1945 को करी गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1945 में जो भारत का वायसरॉय था वेवेल, अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहां पर चल रहा है, अपने अंतिम दौर पर है, भारत छोड़ो आंदोलन ने भी अपना एक विकराल रूप धारण किया था। अब वो भी अपने असर वहां पर दिखा रहा था। तो काफी ज्यादा जो स्थिति थी उस समय की वो तनावपूर्ण थी। जो वेवेल था उसने सारे बड़े नेताओं को रिहा किया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सबको रिहा किया और एक योजना दी, कुछ विकल्प उसने दिए, कुछ उसने सुझाव दिए ताकि कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां उनको माने और स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। इसी सुझाव को कहा गया वेवेल योजना। ठीक है, इसी में कहा गया था कि जब ये लड़ाई समाप्त हो जाएगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, तो भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था और यह सम्मेलन 25 जून 1945 को बुलाया गया था, शिमला में बुलाया गया था और इसी सम्मेलन को शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, सर्वदलीय सम्मेलन शिमला में कब बुलाया गया? 1945। ये क्यों बुलाया गया था? वेवेल योजना पर विचार करने के लिए बुलाया गया था और शिमला सम्मेलन असफल हो जाता है, इसे भी हम जानते हैं। बाद में इस योजना को भी खारिज कर दिया जाता है। तो शिमला सम्मेलन और वेवेल योजना दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि शिमला सम्मेलन क्यों हुआ और कहां हुआ, कब हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में हमने वेवेल योजना को डिटेल में समझा है और क्यों शिमला सम्मेलन फेल हुआ, जिन्ना को क्या आपत्ति थी और किस विषय पर फेल हुआ, उसे भी हमने डिटेल में समझा है। ठीक है, जो फेल होने का कारण था सम्मेलन, वो वायसरॉय की कार्यकारिणी पर जो शामिल होंगे उसके ऊपर विवाद था। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या आजाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम नहीं था? आजाद हिंद फौज में 4 ब्रिगेड बनाई गई थी। एक का नाम गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड और एक का नाम सुभाष ब्रिगेड रखा गया था। ठीक है, भगत सिंह के नाम पर कोई ब्रिगेड उस समय नहीं थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भाग 8 की बात करें, यह हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हमारी संविधान की डिटेल सीरीज चल रही है, काफी समय से कुछ इमरजेंसी की वजह से उसकी वीडियोस नहीं आ पाई हैं। जल्द ज्योग्राफी और संविधान की सीरीज आएगी। केंद्र शासित प्रदेशों तक हम पहुंच चुके हैं, जल्द इनके ऊपर एक वीडियो आपका डिटेल क्लास का आएगा। नेक्स्ट है, कोपेन ने भारतीय जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है? देखिए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण जो किया, जिसमें उसने ऐसे कुछ अल्फाबेट्स दे दिए अलग अलग प्रकार की जलवायु को, इनको लेकर क्वेश्चन आता है। भूगोल की सीरीज में हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण डिटेल में समझा था, मैप के माध्यम से समझा था। इस प्रकार कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को 9 भागों में बांटा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, बताइए CWG किस प्रकार की जलवायु है? तो यहां आपके शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन आता है AW किस प्रकार की जलवायु है? यहां आपकी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, उस वीडियो में हमने डिटेल में देखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है, ऊपर लिंक से आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को बंगाल में क्या कहते हैं? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में बंगाल, असम, उड़ीसा इधर की साइड तेज हवाएं चलती हैं, आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिनके साथ बारिश होती है, तूफान आता है। इन तूफानों को, चक्रवातों को, वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं तूफानों को अगर मैं यहां पर बंगाल हटा दूं और यहां पर लिख दूं उड़ीसा, इन हवाओं को उड़ीसा में क्या कहते हैं? उड़ीसा में इनको नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा हटाकर अगर यहां पर असम लिख दिया जाए, असम में इन्हें बोडो चिल्ला कहा जाता है। ठीक है, और असम की जगह अगर कर्नाटक कर दिया जाए तो कर्नाटक में इन हवाओं को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, किस राज्य में क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख है? सहकारी समितियों का उल्लेख संविधान के भाग 9 ख में किया गया है। जो भाग 9 है ये पंचायत से संबंधित है, 9 क आपके नगर पालिका से संबंधित है और ख वाला पार्ट आपके सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो दोहरे गुंबद वाला देश का पहला मकबरा ये था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में स्थित है, पेपर में आता है, यूनेस्को का विरासत स्थल में यह शामिल है। इसका निर्माण जो अकबर की मां थी, यानी जो हुमायूं की बीवी थी हमीदा बानो बेगम, उसके द्वारा करवाया गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग किस मकबरे में किया गया? इसी मकबरे में किया गया। ठीक है, इस मकबरे को, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और चीज, हुमायूं के मकबरे में एक और मुगल शहजादा दफन है जिसका नाम है दारा शिकोह। इसको लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी भी कब्र कहां पर है? यहीं पर है, हुमायूं के मकबरे में। ठीक है, 1857 में जब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो उसे भी इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था और उसी में इंटरनेशनल डेट लाइन डिसाइड करी गई थी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरुप को यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इन्हें मलयालम भाषा के इनकी रचनाओं के लिए मिला था। क्वेश्चन आता है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी के लिए, उनकी रचना चिदंबरा के लिए। क्वेश्चन आता है, पहली महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ मिला? ये तो पहले व्यक्ति हैं, ये पहले हिंदी के व्यक्ति हैं। पहली महिला है आशा पूर्णा देवी, जिनको बंगाली के लिए 1976 में मिला। और हिंदी की पहली महिला पूछेगा तो महादेवी वर्मा। ठीक है, 1982 यामा के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करी थी? देखिए, प्रेस सेंसरशिप यानी प्रेस के ऊपर प्रतिबंध सबसे पहले किसने लगाया था? तो देश में सबसे पहले प्रेस के ऊपर प्रतिबंध वेलेज़ली ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वेलेज़ली ने 1799 में एक प्रेस नियंत्रण अधिनियम बनाया और सभी समाचार पत्रों पर उसने नियंत्रण करना शुरू करा। उसने ये नियम बनाया कि जो भी संपादक होंगे, जो उसको छापने वाले होंगे और जो अखबार के मालिक हैं, उन सबका नाम अखबार में छापना ही होगा, अनिवार्य कर दिया, ताकि अगर कोई भी वो सरकार के विरुद्ध छापते हैं डायरेक्ट उनको पकड़ा जा सके।
तो प्रेस पर सबसे पहले सेंसरशिप किसने लगाई? वेलेज़ली ने लगाई। बाद में इसी सेंसरशिप को हटाया किसने? चार्ल्स मेटाकैफ ने। इसीलिए चार्ल्स मेटाकैफ को भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है। फिर आता है लिटन, और लिटन लाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और फिर उसको हटाता है रिपन। ये कुछ क्रम है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सरकार का टोटल राजस्व कितना कमाया और कुल व्यय कितना गवाया, कितना खर्च किया, इन दोनों के डिफरेंस को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है अर्थशास्त्र से, इसको आपने ध्यान रखना है। दोनों का डिफरेंस कितना है? राजकोषीय घाटा, ठीक है। जो विकासशील देश होते हैं उनका राजकोषीय घाटा मैक्सिमम नेगेटिव होता है, यानी वो कमाते कम हैं, खर्च ज्यादा करते हैं विकास की परियोजनाओं पर। यह क्वेश्चन भी आता है कि किसी विकासशील देश का राजकोषीय घाटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया, और ना सिर्फ कवर किया बल्कि क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा? आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।